सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. करायची सुरुवात करूं. नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आनुवंशिकता के बारे में जानकारी ली थी. अभी हम आनुवंशिकता के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण इनके बारे में जानकारी लेनी है. तो अभी हम शुरुआत करते हैं. आनुवंशिकता और उत्क्रांति इस पाठ के अगली और हमें प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण इनके बारे में जानकारी लेनी है. उससे पहले हमें पाठ में कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे. हमारा पहला प्रश्न जो है पूछा हुआ है वह है डीएनए एवं आरएनए के प्रकारों की आकृतियां बनाकर उनकी जानकारी बताइए. डीएनए एवं आरएनए के प्रकारों की आकृतियां बनाकर उनकी जानकारी बताओ. तो हम पहले डीएनए देखेंगे, बाद में हम आरएनए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो डीएनए के बारे में जैसे कि हमने पहले में भी हमने देखा था, आनुवंशिकता जब हम सीख रहे थे तभी भी हमने डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. तो इसी सन 1869 में फ्रेडरिक मिशर जो स्विस वैज्ञानिक है, उन्होंने डीएनए जो है वह रक्त कणिकाओं में पाया था और वह केंद्रक में उन्हें देखा, इसलिए उसे केंद्रक अम्ल ऐसा भी नाम दिया गया है. तो यहाँ हम डीएनए में देख रहे हैं कि यहाँ ऐसी द्विसर्पिलाकार रचना हमें दिखाई देती है. द्विसर्पिलाकार रचना हमें दिखाई देती है. तो उसे हम द्विसर्पिलाकार रचना जो है वह हमें दिखाई देती है. तो उसमें हम देख सकते हैं कि वह द्विसर्पिलाकार रचना किसकी है, तो न्यूक्लियोटाइड्स बंध की है. और यह न्यूक्लियोटाइड्स जो है वह फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और डीऑक्सीराइबो शर्करा से बने हुए हैं. तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या क्या है, कौन से है, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो है वह 4 प्रकार के होते हैं. और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 4 प्रकार के होने के कारण न्यूक्लियोटाइड्स भी जो है वह भी 4 प्रकार के होते. तो नाइट्रोजन जो पदार्थ है वह हमने पिछली बार सुना था, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है. तो यह हम प्यूरिन और पिरिमिडिन आखिरी बार भी हमने देखा था. वो डीएनए के जो 4 घटक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, उसमें से जो ऊपर एडेनिन और गुआनिन जो है उसे हम प्यूरिन्स कहते हैं, और नीचे की ओर जो साइटोसिन और थाइमिन दिखाई दे रहा है वो पिरिमिडिन से. और हमने फिर से वह नीचे आकृति बनाई है, वो डीएनए की है, जो द्विसर्पिलाकार अणु बंधाकर हमें दिखाई दे रहा है. और जैसे कि अभी हमने सुना, वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, उसमें वो जोड़ियां जो है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की, उसमें एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन रहता है और गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन होता है. और वही जो नाइट्रोजन बंध है, नाइट्रोजन के पदार्थ है, वो हाइड्रोजन के बंधों में ये जो सीढ़ियों के जैसे जो द्विसर्पिलाकार अणु दिखाई दे रहे हैं, उन्हें ये जो हाइड्रोजन बंध है उन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की जोड़ियों से जुड़े हुए होते हैं. तो ये हमारा डीएनए है. आगे हम देखेंगे आरएनए के बारे में. तो आरएनए यह भी एक डीएनए के जैसे ये महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल है. जैसे हमारी शरीर की रचना बनने के लिए हमें प्रोटीनों की बहुत आवश्यकता होती है, तो डीएनए में स्थित जो जनुक है वह आरएनए की मदद से हमारी रचना पर नियंत्रण करता है. शरीरों की जो कार्य है, उसकी रचना है, उसमें डीएनए में स्थित जनुक आरएनए के माध्यम से ही वह कार्य करते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं. तो भी आरएनए क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल. जैसे डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, वैसे आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल. तो यह एक न्यूक्लिक अम्ल की रचना हमें दिखाई दे रही है. और वह आरएनए किससे बना है, तो राइबोस शर्करा, फॉस्फेट के अणु और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ. राइबोस शर्करा, फॉस्फेट के अणु और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से ये आरएनए बना हुआ है. उसके न्यूक्लिक अम्ल की रचना इन तीनों से बनी हुई है. और इस प्रकार इस राइबोस शर्करा, फॉस्फेट अणु और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, इनकी एक कड़ी बनती है, न्यूक्लिक अम्ल की कड़ी बनती है। और इस एक न्यूक्लिक
आम्ल की जो कड़ी बनती है उसे ही हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और एक कई सारी न्यूक्लिक आम्ल की कड़ियां जब एक दूसरे को जुड़ती है तो आरएनए का महाअणु बनता है। तो इस आरएनए में भी जैसे कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमने डीएनए में 4 प्रकार देखे थे, वैसे ही एमआरएनए भी, ये आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। वह भी है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जैसे कि डीएनए में हमने क्या क्या सुना था, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन सुना था, किंतु यहाँ आरएनए में क्या होता है, यूरासिल आता है। वहाँ थाइमिन के बजाय यूरासिल आता है। ये बदलाव बच्चों हमें याद रखना है कि आरएनए के नाइट्रोजन युक्त 4 पदार्थ कौन से हैं और डीएनए के 4 पदार्थ कौन से हैं, वो हमें याद रखना है। बस यहाँ क्या अंतर हमें दिखाई देता है, यहाँ यूरासिल आया है, यहाँ यूरासिल होता है। तो एडेनिन और ग्वानिन, ये जो है एडेनिन और ग्वानिन जो है एडेनिन और ग्वानिन जो है वह प्यूरिन्स, और वहाँ साइटोसिन और यूरासिल जो है वह पिरिमिडिन्स है। और अभी आरएनए के उसके कार्य के अनुसार 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला एमआरएनए है, इधर टीआरएनए है और आरआरएनए। यह आरएनए के 3 प्रकार है। तो जैसे हमें पता है, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए और आर मतलब राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर मतलब ही क्या हुआ, संदेश, यानी संदेश प्राप्त करने का कार्य जो है एमआरएनए। टी यानी ट्रांसफर यानी वहन करने का कार्य आरएनए करेगा, टीआरएनए। और आर यानी हमने बोला राइबोसोमल, तो राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीनों की निर्मिति, प्रोटीनों का संश्लेषण करने का कार्य जो है वह यह राइबोसोमल आरएनए करता है। और एमआरएनए क्या कार्य करता है, जैसे हमने अभी सुना था, वो मैसेंजर है, संदेश, तो वह संदेश देने का कार्य करता है, संदेश करने का कार्य करता है कि हमें अभी प्रोटीनों की निर्मिति करनी है। वह प्रोटीनों की निर्मिति संदर्भ का संदेश करने देने का कार्य एमआरएनए करता है। और वो जो एमआरएनए से संदेश उसे मिला है प्रोटीन निर्मिति का, वह अमीनो अम्लों के थ्रू उसका वहन करने का कार्य ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए, जो संदेश एमआरएनए से उसे मिला है वह राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचने का कार्य करता है। क्यों, तो राइबोसोमल आरएनए ही क्या करने वाला है, प्रोटीनों की निर्मिति यानी प्रोटीनों का संश्लेषण करने का कार्य आरएनए करता है। इस प्रकार हमने आरएनए के 3 प्रकार देखे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, आनुवंशिक विकृति अर्थात क्या बताकर कुछ आनुवंशिक विकृतियों के नाम बताओ। तभी आनुवंशिक विकृति अर्थात क्या, तो यह हमने पिछले वीडियो में भी हमने उसका अर्थ देखा था। आनुवंशिक विकृति कब होती है, जैसे कि हमने सुना था किसी भी प्रदूषण के कारण या पर्यावरणीय बदलाव के कारण आनुवंशिक विकृति नहीं होती, तो वह जन्मजात हमारे माता पिताओं की ओर से आती है। जब कभी गुणसूत्रों में बदलाव होता है या गुणसूत्रों में आने वाली अचानक बदलाव या अपसामान्यता हम कहेंगे, जिसे गुणसूत्रों में आने वाला उत्परिवर्तन, बदलाव या अपसामान्यता, जिसके कारण जो रोग हमें होते हैं उसे हम आनुवंशिक विकृति कहते हैं। तो अभी ये आनुवंशिक विकृति की परिभाषा हमने समझी। तो अभी उन्होंने हमें और आगे पूछा है कि आनुवंशिक विकृति का अर्थ क्या और वह विकृतियों कौन कौन सी है। तो पहली जो विकृतियां होती है उसका पहला प्रकार हम देखेंगे, एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाली विकृतियां। एक जनुकीय उत्परिवर्तन मतलब किसी एकाध जनुक में अगर जब कोई बदलाव होता है तो वह एक जनुकीय उत्परिवर्तन से होने वाली आनुवंशिक विकृतियां, जिसमें हम बोल सकते हैं हीमोफेलिया बोल सकते हैं, रतौंधी बोल सकते हैं, या हम सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर समझ लो उदाहरण हमने लिया हीमोफेलिया, तो ये हीमोफेलिया क्या है, जिसमें क्या होता है, रक्त जो है उसका गुठली नहीं होता, यानी कि रक्त का बहाव जो है वो रुकता नहीं। मतलब समझ लो उदाहरण के लिए ले, जिस व्यक्ति को हीमोफेलिया है उस व्यक्ति का समझ लो एक्सीडेंट हुआ तो और उसके रक्त का बहाव शरीर से होने लगा, तो और वह व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रस्त है,
तो क्या होगा, उसके रक्त का बहाव रुकेगा नहीं, और रक्त का बहाव अगर रुका नहीं तो ऐसे में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हीमोफीलिया जो है वह भी एक जनों की उत्परिवर्तन से होने वाली आनुवंशिक विकृति है। जैसे रतौंधी के बारे में आपको पता ही होगा कि रात में उस व्यक्ति को वह मतलब दिन भर तो अच्छे से देख पा सकता है, किंतु रात में उसे देखने में तकलीफ होगी, तो यह भी आनुवंशिक विकृति ही है। अगला जो प्रकार है वह है गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण होने वाली विकृति। गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण कि मतलब एक आध गुणसूत्र कभी कभी अचानक बढ़ने लगता है। जैसे कि हमें पता है कि गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं, 46, और गुणसूत्र एक महत्वपूर्ण घटक ऐसा होता है जो क्या करता है, हमारी जानकारी जो है वह एक पीढ़ी से लेकर अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। इसलिए हमारी संतान मनुष्य की जो है वो मनुष्य की जैसे दिखाई देती है, पक्षियों की जैसे, प्राणियों की प्राणियों के जैसे। ये महत्वपूर्ण कार्य जो है गुणसूत्र करता है। तो हम में कुल कितने गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र है, जो कि जोड़ियों के स्वरूप में पाए जाते हैं। 22 अलिंगी गुणसूत्र और एक जो जोड़ी है 23वीं वो लिंग गुणसूत्र की जोड़ी होती है। तो यहाँ हमने देखा गुणसूत्रों की अपसामान्यता, यानी समझ लो अचानक कभी कभी क्या होता है, ये विकृति क्यों आती है, तो कभी कभी गुणसूत्र अचानक बढ़ने लगता है, तो कभी कभी गुणसूत्रों की जो अभी हमने 46 से संख्या सुनी वो कभी कम भी होती है, जिसके कारण यह बीमारियां व्यक्ति को होती है। तो उसमें उदाहरण हमने लिए डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे हमने उदाहरण लिए हैं। थोड़ी हम जानकारी प्राप्त करेंगे उनके बारे में। डाउन सिंड्रोम, तो इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बोला कि हमें कितने गुणसूत्र है, 46 है। तो ऐसे जो डाउन सिंड्रोम से बाधित जो व्यक्ति है तो उसमें क्या होता है, 46 की बजाय 47 गुणसूत्र होता है, मतलब एक गुणसूत्र की संख्या अभी यहाँ बढ़ गई। इसके लिए उस व्यक्ति को वह डाउन सिंड्रोम जो है बीमारी हो गई, मतलब एकाधिक गुणसूत्र जो है वह बढ़ गया, 46 के बजाय वह 47 हुआ। इसके लिए वह व्यक्ति जो है उससे बाधित हुआ। तो इस डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, तो उस व्यक्ति को जो है वह गतिमंद हो सकता है या अल्पायुषी हो सकता है। अल्पायुषी होना मतलब वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, यह डाउन सिंड्रोम है, वह एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ने के कारण हुई। अगला हम देख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि अभी हम गुणसूत्र की जोड़ियों के बारे में देख रहे थे, तो वैसे लिंग गुणसूत्रों में 44 + XX ऐसा होना चाहिए, 44 + XX, किंतु यहाँ क्या हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में, XX के बजाय एक जो X है वह लोप हो जाता है, हाँ, किसी कारणवश उसकी हानि हो जाती है। तो वह क्या हो जाता है, या जनक के द्वारा वह X गुणसूत्र मिला नहीं, अगली पीढ़ी में वह X गुणसूत्र मिला नहीं, तो उसकी जो लैंगिक प्रजनन क्षमता है वह लोप हो जाती है, या लैंगिक प्रजनन के लिए वह प्रतिकूल नहीं हो पाता, जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अधिकतर वह महिलाओं में यह बीमारी पाई जाती है। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वह अधिकतर पुरुषों में पाई जाने वाली बीमारियां है, जिसमें हम देखेंगे 44 + XY ऐसा होना चाहिए, किंतु वह पुरुषों में क्या हो जाता है, 44 + XXY कैसा होना चाहिए था, 44 + XY पुरुषों में, किंतु वह कितना होता है इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, 44 + XXY, मतलब X यह गुणसूत्र इसमें अधिक पाया गया। ऐसे में ऐसी परिस्थिति होने के कारण उनकी जो लैंगिक प्रजनन जो क्षमता है वह कम हो जाती है, यानी कि लैंगिक प्रजनन के लिए वह प्रतिकूल नहीं होता। इस प्रकार ये गुणसूत्र की असामान्यता का कारण ये विकृतियां हो सकती है। अगला है एक प्रकार कि एक ही समय एक से अधिक जनुकों में परिवर्तन से होने वाली विकृतियां। जैसे कि पहले प्रकार में हमने बोला था कि एक जनुकीय विकृतियां, मतलब अगर एक आधी जनुक बदल गया तो किस प्रकार की आनुवंशिक विकृतियां होती है। अभी यहाँ इस प्रकार में हम देख रहे हैं, अगर एक ही समय में एक से अधिक जनुकों में अगर भी बदलाव आया तो भी हमें आनुवंशिक विकृति हो सकती है। कुछ आनुवंशिक विकृतियां जो है हम देख सकते हैं पीढ़ी संपीढ़ी जात वो वैसे ही चलती रहती है। पिछले इसमें हमने मधुमेह का जो उदाहरण था वह हमने पिछली बार लिया हुआ था। मधुमेह भी ऐसी बीमारी है जो अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य में हो तो वह हमारे जो परिवार के समझ लो अपने पिताजी को हो तो
अपने जो उसके बच्चे हैं उन्हें भी होने की संभावना अधिक होती है। अस्थमा के बारे में भी अगर हम देखें, वो तो हमारे दादी को वगैरह भी होगी, तो भी वह आगे बढ़कर हम में भी आ सकती है। तो इस प्रकार ये जो है एक ही समय एक से अधिक जनुकों में अगर बदलाव आया, परिवर्तन से ये जो विकृतियां होती है, जिसमें हमने फांकोट है, जठरों का संकुचन है, या उच्च रक्तचाप जो है हम बोलते हैं जिसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बीपी, तो ये जो है वह उच्च रक्तचाप, वह भी जो बीमारी है, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, फांकोट या जठरों का संकुचन होना, ये बीमारियां, आनुवंशिक विकृतियां इसमें आती है। आगे हम बढ़ने वाले हैं प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण पर। अपना पहला टॉपिक है प्रतिलेखन। प्रतिलेखन सीखने से पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? जनुकों में प्रथिनों की निर्मित संदर्भ में जानकारी संग्रहित होती है तथा योग्य प्रकार के प्रथिनों की समय समय पर होने वाली निर्मित शरीर के लिए आवश्यक होती है। इन प्रथिनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है। इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अगर शॉर्ट में हमें याद रखना है कि सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या, तो सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या, तो हमें वहाँ एक आकृति हमें यहाँ बनाई हुई है, उसमें हम देख सकते हैं कि सेंट्रल डोग्मा अगर हमें संक्षिप्त में याद रखना है तो क्या, तो सेंट्रल डोग्मा मतलब ही डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रथिनों का निर्माण होना। और प्रथिन कहाँ निर्माण होते हैं? तो राइबोसोम्स में प्रथिन निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार इस सेंट्रल डोग्मा में ये प्रक्रिया हमने देखी कि जिसमें डीएनए के द्वारा आरएनए बनते हैं और आरएनए के माध्यम से प्रोटीन बनते हैं, और उसी प्रक्रिया को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो यहाँ आरएनए डीएनए से किस प्रकार बने, ये हमें प्रतिलेखन में सीखने को मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे प्रतिलेखन। प्रतिलेखन मतलब क्या, पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे और फिर विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। डीएनए में स्थित जनुकों की श्रृंखलानुसार एमआरएनए का निर्माण होता है। एम मतलब क्या? संदेश का वहन करने वाला मैसेंजर, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। डीएनए में स्थित जनुकों की श्रृंखलानुसार एमआरएनए का निर्माण होता है। यह जब निर्माण होता है तो यह निर्मित होते समय डीएनए के दो धागों में से एक का उपयोग इस कार्य के लिए होता है। निर्मित होने वाले एमआरएनए अणु में तथा वह निर्मित करने के लिए उपयोग में लाया गया डीएनए का धागा, इन दोनों में न्यूक्लियोटाइड का क्रम एक दूसरे के पूरक होता है। साथ ही यहाँ क्या होता है कि जैसे हमने जब डीएनए और आरएनए ये पढ़ा था, अभी हमने जानकारी प्राप्त की थी आकृतियां देखकर, तभी हमने बोला था कि डीएनए में कैसे वहाँ थाइमिन है किंतु आरएनए में उसकी जगह यूरासिल होता है। तो यही कि न्यूक्लियोटाइड का क्रम एक दूसरे के पूरक होता है। साथ ही डीएनए के थाइमिन के स्थान पर वहाँ एमआरएनए में यूरासिल होता है। और आरएनए निर्मित करने की ये जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम प्रतिलेखन कहते हैं। अभी हमने उसकी परिभाषा देखी, हम थोड़ा समझ कर लेते हैं। तो अभी हम प्रतिलेखन के बारे में देख रहे थे कि प्रतिलेखन में हमने देखा था कि जैसे कि सेंट्रल डोग्मा में हमने सुना कि वहाँ क्या होता है, डीएनए के माध्यम से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो उस प्रक्रिया को हमने सेंट्रल डोग्मा कहा था। तो अभी हम प्रतिलेखन में देख रहे, प्रतिलेखन में क्या होता है कि आरएनए बनने वाला है। तो आरएनए किस प्रकार बनता है, तो वह तीन प्रक्रिया से बनता है। कि जैसे कि हम पहले प्रक्रिया देख सकते कि प्रमोटर है, दूसरे स्ट्रक्चरल रीजन, और तीसरी प्रक्रिया जो है वह हम उसमें टर्मिनेटर कहेंगे। तो पहला जो इस प्रक्रिया में समझ लो, अभी हमने यहाँ एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसमें पहली प्रक्रिया जैसे हमने तीन प्रक्रिया देखी कि प्रमोटर, स्ट्रक्चरल यूनिट और स्ट्रक्चरल रीजन और टर्मिनेटर। तो इस प्रक्रिया में ये जो पहला समझ लो हमने तीन हिस्से किए, ये अपना पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा, हमने तीन भाग बोले थे। तो ये अपना ये समझ लो प्रमोटर है। तो इस प्रमोटर में क्या होगा, तो इस पहले भाग में यहाँ आरएनए का बनना शुरू होगा। और जो दूसरा भाग हमने देखा स्ट्रक्चरल रीजन, तो इस भाग में क्या होने वाला है, यहाँ बनेगा, यहाँ बनना शुरू हो रहा है, मध्य वाले भाग में वो बनेगा। और जो तीसरा भाग हमने देखा जिसे हमने टर्मिनेटर कहा था, उस भाग में उस आरएनए का बनना बंद हो जाएगा। तो ये जो पहला
पहला भाग है अपना प्रमोटर। इस प्रमोटर में सिग्मा फैक्टर होता है। तो जो ये सिग्मा फैक्टर है उसमें क्या होता है, वह वहाँ जुड़ते ही वहाँ आरएनए बनने की शुरुआत होने लगती है, आरएनए बनना शुरू हो जाता है। तो आरएनए बनने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज इस एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आरएनए जब सिग्मा फैक्टर के जुड़ते ही जैसे आरएनए बनेगा तो जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो उसे मदद करेगा और वह वहाँ आरएनए की निर्मित करना शुरू होगा। किंतु यहाँ आरएनए कब तक बनेगा, जैसे कि हाँ हमने अभी बोला था कि ये शुरू हो रहा है और इधर स्ट्रक्चरल रीजन में वह बनेगा, तैयार होगा आरएनए। तो वो कब तक बनेगा, जब तक इसमें से जब तक इसमें उसका डिवाइडेशन होता रहेगा, इस जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चरल रीजन उसे वह तोड़ता रहेगा, तब तक क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पहले वाली आकृति में ऐसे दो भाग बने हुए दिखाई दे रहे हैं, वही हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ इस पार्ट में अभी वो बनने को शुरुआत कर रहा है, आरएनए बनने में यहाँ शुरुआत हो रहा है। आरएनए एंजाइम जो है पॉलीमरेज वो उसे मदद कर रहा है आरएनए बनाने में, और वहाँ वो जब तक वह ऐसी श्रृंखला को वो तोड़ेगा तब तक वो यहाँ आरएनए बनेगा। और बाद में जो टर्मिनेटर रीजन है उसमें क्या होगा, वहाँ जैसे ही रो फैक्टर आएगा तो वैसे ही वो रो फैक्टर आते ही वहाँ जब वो तोड़ रहा है और जब तक वो वैसे ही रो फैक्टर तक वहाँ पहुँच जाएगा वैसे अपने आप आरएनए का बनना रुक जाएगा। तो यही प्रक्रिया मतलब है प्रतिलेखन। यहाँ हमने देखा डीएनए के माध्यम से क्या बन रहा है, एमआरएनए यह बनता है। तो वह बनते वक्त जैसे कि हमने आरएनए की जब जानकारी ली तभी हमने बोला था कि वहाँ क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरासिल आता है। तो जैसे कि इस श्रृंखला में किताब में आप रेफर करो, अच्छे से आकृतियों को ध्यान से देखो कि जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है, टी के साथ ए। हाँ, यही हमने डीएनए की श्रृंखला देखी थी कि वह हमेशा एक दूसरे के जोड़ी के स्वरूप में आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इस आकृति में आप, यहाँ थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है, किंतु अगर जब यहाँ अभी ये आरएनए इस केंद्रक में बन रहा है, इधर बीच वाले मध्य भाग में हमने बोला था, तो यहाँ अभी ये आरएनए बन रहा है, तब यहाँ क्या हुआ, यहाँ एडेनिन के साथ टी आने के बजाय यहाँ अभी यू आया मतलब यूरासिल। यहाँ टी के साथ ए था तो यहाँ ए के साथ टी होना चाहिए था, किंतु वो वैसा नहीं हुआ। यही आरएनए है, क्योंकि आरएनए में अभी यहाँ थाइमिन के बजाय कौन आएगा, यू यानी यूरासिल आएगा। मतलब अभी हम यहाँ देख रहे हैं अभी यहाँ आरएनए बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार इस केंद्रक में यह आरएनए अभी बन चुका है। और यहाँ हम देख रहे हैं आगे जब हम स्थानांतरण पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि अभी ये केंद्रक में जब ये आरएनए बना हुआ है वह क्या हो रहा है, केंद्रक में से होकर बाहर आ रहा है, मतलब वह अभी कोशिका द्रव्य में आ रहा है। अभी हम देखेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाला संकेत 3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय के स्वरूप में होता है और इसी को हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। मतलब जो जैसे कि हमने कहा था कि नाइट्रोजन युक्त बंधों से जो डीएनए के धागे जो हाइड्रोजन बंध है वो नाइट्रोजन युक्त अणुओं से बने हुए हैं, तो उसी में से ये 3 नाइट्रोजन युक्त बंधों से एक अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाला संकेत बनता है, जिसे ही हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। वह एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो अम्ल के लिए संकेत लेकर आता है। हाँ, तो इसलिए ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाला संकेत 3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय के स्वरूप में होता है और इसी को हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, भारतीय वंश के डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने सभी 20 अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाले कोडॉन की खोज के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ इन्हें नोबेल पारितोषिक दिया गया था। आगे हम पढ़ रहे हैं भाषांतरण। पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे फिर समझ कर लेंगे। भाषांतरण, प्रत्येक एमआरएनए यह हजारों कोडॉन से बना होता है। उसके ऊपर के संदेश के अनुसार प्रोटीन की निर्मित करने के लिए लगने वाले अमीनो अम्ल की पूर्ति करने का काम यह टीआरएनए करता है। इसके लिए एमआरएनए के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसी के पूरक क्रम वाला एंटीकोडॉन टीआरएनए पर होता है। इस क्रिया को ही भाषांतरण कहते हैं। जैसे कि हमने
जब आरएनए के बारे में जानकारी ली थी तब हमने बोला था आरएनए एक महाअणु है। वह जब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, फॉस्फेट का अणु और राइबो शर्करा का अणु जब एक दूसरे के परस्पर जुड़ते हैं तब एक न्यूक्लिक अम्ल की कड़ी बनती है और एक न्यूक्लिक अम्ल की कड़ी से न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। और वह न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे कई सारे जब कड़ियाँ बनेगी तब ही क्या बनता है, आरएनए का महाअणु तैयार होता है। ये हमने देखा था। तो ये समझ लो, अभी हमारा आरएनए का महाअणु है, ये आरएनए का महाअणु है। और हमने क्या सुना अभी कि टीआरएनए का कार्य क्या है। हमने टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए इन तीनों के बारे में भी जानकारी अभी हमने सुनी थी कि एमआरएनए का कार्य क्या है, संदेश का वहन करना, संदेश देना, यह एमआरएनए का कार्य है। तो वह क्या संदेश देगा, वह टीआरएनए को संदेश देगा कि अभी राइबोसोम तक जाना है और प्रोटीनों का संश्लेषण करना है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा घटक है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करने का कार्य करता है। तब समझ लो, अभी हमने समझ लिया था कि आरएनए का एक महाअणु है और ये ट्रिपलेट कोडॉन है जो नाइट्रोजन युक्त 3 जो बंध है उनसे बना हुआ है। और अभी हमने सुना था ये जो ट्रिपलेट कोडॉन, एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश लेकर आता है। एक ट्रिपलेट कोडॉन एक ही अमीनो अम्लों को संदेश लेकर आता है। तो वह जो संदेश लेकर आ रहा है एमआरएनए क्या किया, ये सारी जो प्रक्रिया है वह कोशिका द्रव्य में हो रही है। प्रतिलेखन में हमने देखा था कि आरएनए जो है वह कहाँ तैयार हुआ था, आरएनए यह केंद्रक में तैयार हुआ था और बाद में वह क्या हो रहा है, केंद्रक में से होकर कोशिका द्रव्य की ओर बढ़ रहा है। तो कोशिका द्रव्य की ओर वह जब बढ़ रहा है तब वह जब कोशिका द्रव्य की ओर बढ़ता है तब डीएनए से संकेत लेकर आता है। डीएनए से जनकों के रूप में संकेत लेकर आता है और वही संकेत इन अमीनो अम्लों को संदेश के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार एक एक ट्रिपलेट कोडॉन एक एक अमीनो अम्ल का संदेश है। और इस प्रकार एमआरएनए का जो संदेश था वह लिया टीआरएनए और टीआरएनए वह राइबोसोम तक लेकर जाएगा जहां प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू हो गई। इस प्रकार इसके लिए एमआरएनए के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूर्व क्रम वाला एंटीकोडॉन टीआरएन पर होता है। और इस प्रकार जो प्रोटीन की निर्मित करने का संदेश जो राइबोसोम को मिला उस क्रिया को ही हमने भाषांतरण कहा। अगला घटक है हमारा स्थानांतरण। परिभाषा देखेंगे हम, टीआरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनाने का कार्य आरआरएनए करता है। इस दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। अभी पिछली आकृति में हमने देखा था कि ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन नाइट्रोजन बंध और एक ट्रिपलेट कोडॉन जो एक अमीनो अम्लों को लेकर आ रहा है, अमीनो अम्ल एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो अम्लों को संदेश लेकर आ रहा है। तो जब वो इस प्रकार के संदेश लेकर आते हैं और उन्हें क्या करना था, हमने बोला था कि राइबोसोम तक जानकारी लेकर जानी थी कि अभी वहाँ प्रोटीनों की आवश्यकता है कार्य को संगठित करने के लिए। तो प्रोटीन हमें संश्लेषण करना है, वह जानकारी लेकर जा रहा है राइबोसोम तक। तो वह इस प्रकार के वह संकेत लेकर आ रहा है। तो वह 3 ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन जो एक अमीनो अम्लों का संकेत ले रहा है, तो इस प्रकार वह आता है और आगे आगे सरकने लगता है। हाँ, और जैसे कि हमने परिभाषा में लिखा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह एक ही ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता है। मतलब यहाँ हमें 2 आकृति में हमें दिख रहे हैं। इस प्रकार आगे का एक आएगा 3, फिर से वह आगे एक सरकेगा, दूसरा ट्रिपलेट कोडॉन आएगा। इस प्रकार वह एक एक के अंतर में वह सरकते जाएंगे और एक जो है यहाँ हमें दिख रहा है अमीनो अम्ल, उसकी एक बड़ी श्रृंखला ऊपर के ऊपर तैयार होती जाएगी। जैसे कि हम पिछले आकृति में देखते हैं कि यहाँ एक ट्रिपलेट कोडॉन हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब वो संकेत के रूप में वह अमीनो अम्ल लाए हैं उनकी हमें एक यहाँ श्रृंखला बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी क्रिया जो है वहाँ तैयार होगी। तो ये जो क्रिया होने वाली है एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकने वाली, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला था, ये सारे अमीनो अम्ल जब आए संकेत के रूप में और उनकी एक श्रृंखला तैयार हुई, एक खड़ी श्रृंखला उनकी जो तैयार हुई, तो वे जो खड़ी श्रृंखला जब इकट्ठा होती है तो जटिल प्रोटीन यानी प्रोटीन जो है
वह तैयार होते हैं। तो इस प्रकार प्रथिनों का संश्लेषण हुआ। जैसे प्रथिनों का संश्लेषण मतलब ही क्या, तो टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए तथा अन्य एंजाइम्स, इनके माध्यम से अमीनो अम्ल की एक खड़ी श्रृंखला तैयार करना या उन्हें श्रृंखला एक सीधे सरल रेखा में लाना और प्रथिन निर्मित का कार्य करना, मतलब ही प्रथिन संश्लेषण। तो इस प्रकार वह उस प्रक्रिया में, पिछली प्रक्रिया में हमने देखा ये सारे अमीनो अम्ल जब ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन एक एक के अंतर में सरकता गया तो ऐसी एक खड़ी श्रृंखला तैयार हुई अमीनो अम्ल की और उसका संश्लेषण होकर प्रथिन तैयार हुआ और वह प्रथिन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास इस कार्य के लिए मदद करता है। आगे देखेंगे हम उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब क्या, जैसे कि अभी हमने आनुवंशिक विकृति के बारे में देखा, उसी प्रकार ही कि जैसे हर एक सजीव जो है वह अपने जनुकों के द्वारा जनुकों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में संक्रमित करता है। इसलिए माता पिता के जो कुछ भेद है या हम साम्य कहेंगे, ये जो है वह हमें अगली पीढ़ी में जो यानी कि उनकी जो संतान है उनमें भी दिखाई देते हैं। किंतु कभी कभी क्या होता है, वह जनुक लोप हो जाता है या उसका स्थानांतरण नहीं हो पाता। तो ऐसे में ये विकृतियां या जो उत्परिवर्तन है वो हो जाता है। तो जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है। इस कारण जो छोटा सा परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तन है। कि कोई जनुक क्या करेगा, जैसे हमने बोला माता पिता की ओर से संतान की ओर जा रहा है, किंतु कभी कभी क्या होता है, ये जो क्रम होता है माता पिता से संतान की ओर जाते वक्त अचानक से कोई जनुक जो है वह अपनी जगह बदल देता है और जो कोई छोटा सा परिवर्तन होता है वह परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन। कभी कभी ये जो उत्परिवर्तन के कारण जो बीमारियां है वह कम लक्षण दिखाने वाली या अति उच्च प्रति की भी हो सकती है। जैसे कि वह समझने के लिए हम वह छोटा भेद क्या है वह समझने के लिए आकृतियों को हम देखेंगे। जैसे कि हमें वह डीएनए में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वह हमें पता है। तो जैसे कि यहाँ एक श्रृंखला दिखाई दी है, इसमें टी ए सी टी जी सी ए जी जी टी। तो ये टी मतलब क्या, तो थाइमिन है, जहाँ ए कहा गया वहाँ एडोनिन है, सी है वहाँ साइटोसिन है और जी जहाँ है वहाँ गुआनिन है। ऐसा हमने ये क्रम यहाँ पढ़ा। तो अभी हम यहाँ क्या हुआ है वो देखेंगे। समझ लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला है और वो होने वाला छोटा सा बदलाव हम समझ कर ले रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, ए है, यहाँ भी ए, एडोनिन, यहाँ भी सी साइटोसिन। किंतु यहाँ की ओर देखे तो यहाँ टी है, थाइमिन आना चाहिए था। अगली पीढ़ी में जब हम संक्रमित हो रहा है तो टी ही चाहिए था, किंतु यहाँ सी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जनुकीय बदलाव है। आगे पूरा फिर सेम है, बस यहाँ टी की जगह यहाँ सी आया हुआ, साइटोसिन आया हुआ दिखाई दे रहा है। जी सी ए जी और फिर से आगे टी। इस प्रकार का क्रम यानी इस प्रकार का जो जनुक है वह अपनी इस जनुक ने क्या किया, अपनी जगह बदली और उसके कारण अगली पीढ़ी में वो संक्रमित नहीं हो पाया और उसमें उत्परिवर्तन दिखाई दिया। उसी प्रकार वो आकृति भी उसी प्रकार हमें दिखाई दे रही है। यहाँ के जो अणु है, हाँ टी जी ए और टी, इनका यहाँ संक्रमण मतलब उत्परिवर्तन हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपनी जगह बदली। यहाँ जो टी जी ए होना चाहिए था वह बदल गए हैं। ये उत्परिवर्तन, जो जनुकों का जो स्थान होना चाहिए था वो यहाँ छूट गया है। तो उसके बजाय यहाँ टी के बजाय जी आया हुआ हमें दिखाई दे रहा है और जी के बजाय यहाँ ए आया हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार माता पिता से वो संतान की ओर जाते तो कभी कभी जनुक क्या करते हैं, अचानक से अपनी जगह को बदल लेते हैं और उसके कारण जो परिवर्तन होता है उसे ही हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उसका एक उदाहरण देखेंगे हम, दात्र कोशिका रक्ताल्पता। यह उत्परिवर्तन के कारण होने वाली एक बीमारियां है और यह बीमारी जो है वह एक जनुकीय बीमारी भी है, एक जनुकीय परिवर्तन के कारण होने वाली भी बीमारी है। जैसे कि उस आकृति में हमें वहाँ लिखा है नॉर्मल रेड ब्लड सेल और उधर सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्ताल्पता। मतलब हमारे सामान्य जो व्यक्ति है उन सामान्य व्यक्तियों में अपने लाल रक्त कोशिकाएं जो है उनका आकार उभयोत्तल होता है, यानी कि जैसे गोल और अंदर की ओर धंसा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उन नॉर्मल व्यक्तियों में अपनी लाल रक्त कोशिकाओं का आकार उभयोत्तल होता है,
किंतु जिन व्यक्तियों को सिकल सेल एनीमिया है यानी दात्र कोशिका रक्ताल्पता है, उनकी वो जो कोशिका है, लाल रक्त कोशिका, वह ऐसी है कि आकार की दिखाई देती है। ऐसा क्यों हुआ? तो कभी इन व्यक्तियों में क्या होता है, कभी डीएनए या प्रोटीन इनमें कुछ कमी आने के कारण ये जो बीमारियां है, एक जो की एक बीमारी है, ये बीमारी हो जाती है। उसमें हीमोग्लोबिन का जो है वो ऑक्सीजन का संवहन करने की क्षमता उनमें कम हो जाती है, और फिर रक्त की गुठली होना, और गुठली होने के पश्चात अचानक से वह नष्ट होना, ऐसा भी हो सकता है। और वह गुठली होकर नष्ट होने के कारण कभी कभी रक्त का जो वहन होता है वह अचानक से रुक जाता है, और उससे संबंधित जैसे कि रुक्क की जो कार्य करने की क्षमता है, या मस्तिष्क की भी जो कार्य करने की क्षमता है वो रुक जाती है। उसे हम दात्र कोशिका रक्ताल्पता कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन का संवहन था उसकी क्षमता कम होती गई, और अपनी नॉर्मल रक्त कोशिका का जो आकार है वह बदलकर हैसिए जैसे हुआ। अगर ये बीमारी माता और पिता दोनों को भी हो तो संतान को वह जरूर होगी, अगर दोनों को भी हो तो वह जरूर होगी। किंतु अगर समझ लो माता को है और पिता को नहीं, या पिता को है और माता को नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि वो 50% चांसेस है कि वह बच्चा सिकल सेल बाधित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। उस रोग के थोड़े से लक्षण देखेंगे हम। समझ लो जो व्यक्ति सिकल सेल से बाधित है, उसके हाथ पैर में सूजन आना, उसे थकान महसूस होना, या चेहरा निस्तेज होना, या शरीर में थोड़ा सा ज्वर महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई दे सकते हैं। और उसमें अभी यहाँ में आकृति में दिख रहा है जीन थेरेपी जो है उसका भी वापर किया जाता है, और जो हंसिए के आकार की जो उसकी सेल दिखाई दे रही है उसे हम बदल कर नॉर्मल व्यक्ति के जैसे भी बना सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण उपाय हमारे शासन द्वारा बताया जाता है वह यह है कि अगर माता पिता सिकल सेल बाधित होने पर वो बच्चा ज़रूर होता है, तो ऐसे में हम शादी से पूर्व दोनों की भी, युवक और युवती की, हम जांच करवा सकते हैं कि वह सिकल सेल बाधित है या नहीं, जिससे आने वाले बच्चों को कोई भी खतरा नहीं होगा। इस प्रकार हमने उत्परिवर्तन की जानकारी देखी। अभी अगले इसमें हम उत्क्रांति मतलब क्या वह देखेंगे। धन्यवाद।